जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस में। जी हाँ साथियों, मैं आपके सामने आर्मी की जो इंडियन आर्मी 2024 की जो वैकेंसी उसके लिए आपके विज्ञान के टॉप 800 प्रश्नों का भंडार लेकर आया हूं मैं आपके सामने। उसकी ये अपने पार्ट पांचवा है, 4 पार्ट आपको दे चुके हैं। 25-25 प्रश्नों के अपने ये पार्ट होते हैं। 4 पार्ट के अंदर 100 सवाल अपन बायोलॉजी के चल रहे हैं। अभी बायोलॉजी के टॉप 200 सवालों की बात करेंगे। उसमें बायोलॉजी के अपने 100 प्रश्न हो चुके हैं। आज अपन बात करेंगे 101 से लेकर के 125 प्रश्नों के बीच की बात करेंगे। 101 से लेकर के 125 प्रश्नों का ये सीरीज रहेगा। जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, ज्यादातर आपको वो प्रश्न मिलेंगे जो आपके पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं प्रश्न। इनसे बाहर कोई प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनसे बाहर देखिएगा, अगर बायोलॉजी के टॉप 200 प्रश्न आपने पढ़ लिए, केमिस्ट्री के टॉप 200 प्रश्न, फिजिक्स के टॉप 200 प्रश्न अगर आपने पढ़ लेते हो तो इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। और बचे हुए जो 200 प्रश्न विविध के आईटी से संबंधित, ग्रहों से संबंधित, ये प्रश्न भी आपके सामने लेकर आएंगे। इस प्रकार से कितने प्रश्न हो जाते हैं अपने, टोटल कितने प्रश्न हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे आपके 800 प्रश्न। जिसमें क्या देखिएगा, किस किस प्रश्न रहेंगे आपके, देखिएगा साइंस के प्रश्न की बात करें, सबसे पहले बायो के आपके प्रश्न रहेंगे कितने, 2200। बायो के 200, केमिस्ट्री के 200, फिजिक्स के 200 और आईटी से संबंधित अन्य प्रश्न जो है उनके 200। तो कितने हो गए, 800 क्वेश्चन अपने टोटल हो जाएंगे। 800 क्वेश्चन होंगे, उनमें से मान के चलो 99% आपके जो एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं वो 800 प्रश्नों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास अपने डेली दोपहर को 2:05 पर अपलोड होती है। तो देखिएगा, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 101, देखिएगा प्रश्न संख्या है 101। भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है। भोजन का पाचन है जो प्रारंभ कहां से होगा, अपने मुख से कहां से प्रारंभ होता है भोजन का पाचन। देखिएगा, भोजन का पाचन की बात करें कहां से प्रारंभ होता है, जैसे अपने भोजन को मुंह में रखा, मुंह से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। भोजन का प्रारंभ होगा मुख से। छोटी आंत का भी सवाल है, छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, सर्वाधिक पाचन। क्या होगा, सर्वाधिक पाचन कहां होगा, छोटी आंत में होगा। सर्वाधिक पाचन होगा भोजन का छोटी आंत में। अगर सवाल हो कि भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहां होता है तो कहां होगा, आपके छोटी आंत में। लेकिन भोजन का पाचन प्रारंभ कहां से होता है, आपके मुख से प्रारंभ हो जाएगा। अगला है आमाशय का। आमाशय का आकार कैसा होता है, जे आकार का। किस प्रकार के आकार का होता है, जे आकार का। इसमें 1 से 3 लीटर रग या आपके आहार रहता है और इसमें से अम्ल निकलता है HCl अम्ल निकलता है। देखिएगा, मैं आपके सामने एक प्रश्न के अंदर जो 4 ऑप्शन है उनको भी डिफाइन कर रहा हूं कि कौन सा ऑप्शन कहां अपने काम आता है। कोई आगे ये प्रश्न भी आ सकते हैं आपके। तो यकृत क्या काम आता है, यकृत को हमारे शरीर की रसायनशाला कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायनशाला। क्या कहेंगे, रसायनशाला कहते हैं। और अगर व्यक्ति को विष देकर मार दिया जाए या व्यक्ति की शिनाख्त होती है पोस्टमार्टम वगैरह में कि इसको क्या दिया गया है, तो आपके लीवर की जांच होती है यकृत की। और यकृत को क्या कहा जाता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। अपना 101 नंबर का प्रश्न हुआ। अगला है प्रश्न संख्या 102, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होगा। देखिएगा, रक्तचाप मापने का यंत्र कक्षा 10 की बुक में दे रखा है, रक्तचाप मापी। क्या दे रखा है, रक्तचाप मापी। सिंपल सा सवाल है, रक्तचाप मापने वाले को रक्तचाप मापी कहते हैं, लेकिन यहाँ इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये शब्द है नेफ्रॉन रहता है। जो नेफ्रॉन आपके होता है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है और नेफ्रॉन इस प्रकार के गुच्छे होंगे वृक्क के अंदर। ये क्या करती है, आपके ग्लोमेरुलस के गुच्छे होते हैं जो आपके मूत्र को एकत्रित करते हैं, उसको छानने का कार्य करते हैं, उसमें से यूरिया को एकत्रित करके मूत्र वाहिनियों द्वारा बाहर भेजने का कार्य करते हैं। डायलिसिस किसे कहते हैं, डायलिसिस होता है जिसमें अपने जैसे इंसुलिन वगैरह जी अपने टीके दिए जाते हैं। मधुमेह रोग जो होता है उसके अंदर डायलिसिस किया जाता है, यानी कि पूरा जो खून है वो चेंज किया जाता है, खून का शुद्धिकरण किया जाता है, उसे अपन कहते हैं डायलिसिस की प्रक्रिया। स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है जो अपने ये चेस्ट वगैरह पे कान के लगाकर ये चेस्ट वगैरह नापते हैं, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। स्पेग्नोमाइनोमीटर होता है आपके रक्तचाप मापने वाला यंत्र। रक्तचाप मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं अपन, स्पेग्नोमैनोमीटर। अगला है मनुष्य में पसलियां पाई जाती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा। संख्या में पूछे तो 24 होती है, संख्या में पूछे तो 24 होती है, लेकिन जोड़ी में पूछे तो कितनी हो जाएगी,
12 जोड़ी आपके पसलियों की संख्या होती है। अगला है शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होगी, हड्डियां, टोटल हड्डियों की संख्या पूछिए तो देखिएगा हड्डियों की संख्या वयस्क शरीर में कितनी होती है, 206। लेकिन अगर नवजात का सवाल आ जाए, नवजात के अंदर हड्डियां कितनी होगी, नवजात के अंदर हड्डियां होती है टोटल 300। कितनी हड्डियां होगी, टोटल 300 हड्डियां होती है। लेकिन अगर आपके यहाँ सवाल हो कि शरीर में हड्डियों की संख्या, तो 206 पे टिक करना है आपको, कितनी होगी, 206। नवजात का पर्टिकुलर पूछे, 1 से 1.5 साल तक के जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर हड्डियों की संख्या होती है 300, फिर वो हड्डियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और अभी लास्ट में कितनी बचती है, 206 हड्डियां शेष होती है। अगला शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, मांसपेशियां कितनी होती है, मांसपेशियां 239, 439, 539, तो कितनी होगी, 639 मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियों की बात करें तो मांसपेशियां वो होती है, हड्डियां थोड़ी मजबूत होती है, उनसे थोड़ी लचीली, उनसे मोड़ने करने में भी सहूलियत, तो वो क्या कहलाएगी, अब जैसे कान के अंदर है, बात करें हड्डी तो है लेकिन ये लचीली हड्डी है, कौन सी है, लचीली, तो मांसपेशियों की संज्ञा दे सकते हैं। अगला सवाल है मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है, लिंग निर्धारण यानी लड़का होगा या लड़की होगी, इसका निर्धारण कौन करता है, लड़का होगा या लड़की, लड़का या लड़की, इसका निर्धारण कौन करता है, क्या पुरुष करता है या महिलाएं करती है। देखिएगा पुरुष के अंदर होते हैं कौन सा गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई, महिलाओं के अंदर कौन से होंगे, एक्स एक्स। अब यहाँ पे ये जो वाई गुणसूत्र जिसके पास होगा वो क्या होगा, लड़का होगा। तो इनके अंदर निर्धारण कौन कर रहा है, पुरुष का वाई गुणसूत्र, यानी पुरुषों के द्वारा ही लिंग निर्धारण होता है। इनमें कंफ्यूज होते हैं कि लिंग निर्धारण माता और पिता दोनों से होता है, जी नहीं, पिता की वजह से लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। मनुष्य का हृदय कितना होता है, मनुष्य का हृदय इस प्रकार का होता है, उसके अंदर 4 कोष्ठक होते हैं, ऊपर वाले होते हैं आपके आलिंद, कौन से होते हैं, आलिंद, और नीचे वाले क्या कहलाएंगे आपके नीले। तो हृदय कोष्ठक कितना होता है, 4 कोष्ठी होते हैं। कितने कोष्ठक हो जाते हैं, हृदय के 4 कोष्ठक हो जाते हैं। अगला सवाल है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र ये एक्स वाई एक्स एक्स ये कितने होते हैं, देखिएगा कितने हो जाएंगे, कितने होते हैं गुणसूत्र, संख्या में, संख्या पूछिए, जोड़ी पूछता तो अपन 23 की तरफ चले जाते, लेकिन संख्या पूछिए तो 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल। कितने गुणसूत्र होंगे, 46, 44 तो होते हैं एक्स एक्स और एक गुणसूत्र होता है एक्स वाई। वही गुणसूत्र क्या करता है, पुरुषों का लिंग निर्धारण करता है, मानव का। अगला है मूत्र में दुर्गंध आने का प्रमुख कारण, आप मतलब देखे होंगे मैंने शौचालय वगैरह होते हैं उसके पास से निकलते हैं तो एक दुर्गंध आती है, हालांकि वो दुर्गंध किसकी आती है, टॉयलेट में कौन सा पदार्थ होता है जिसकी वजह से वो दुर्गंध आती है, क्या सोडियम की, नाइट्रोजन की, यूरिया की या कैल्शियम की, तो यूरिया की वजह से मूत्र में दुर्गंध आती है। अगला है शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, शरीर का सामान्य ताप कितना हो जाएगा, 37 डिग्री, 35 डिग्री, 40 या फिर 32 डिग्री, कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 37 डिग्री। देखिए डिग्री में पूछे तो 37 डिग्री, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में पूछे तो केल्विन का हो जाएगा 273 केल्विन। अगला है किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, बाकी सभी विटामिन हमारे शरीर के अंदर बनते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा विटामिन जो हमें बाहर से लेना पड़ता है हमारे शरीर के अंदर नहीं बनता है, तो वो विटामिन कौन सा हो जाएगा, क्या विटामिन बी है, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी। देखिएगा पहले इनके रोग देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आपके, रतौंधी रोग, कौन सा रोग होगा, रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी। विटामिन सी से कौन सा हो जाएगा, एस्कॉर्बिक, कौन सा रोग हो जाएगा, एस्कॉर्बिक। विटामिन डी की कमी से कौन सा हो जाएगा आपके, रिकेटस, कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेटस। ये तो रोग है, लेकिन ये पूछ रहा हमारे शरीर में नहीं बनता है, तो विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में नहीं बनता है, वो हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है। तो एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में नहीं बनता है बल्कि अपन बाहर से उसको ग्रहण करते हैं। अगला सवाल है कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, देखिएगा बी सी, बी और सी विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है, जल में। बाकी जितने भी विटामिन है वो किसमें घुलते हैं, आपके वसा के अंदर। केवल जल में घुलने वाले दो ही है, बी और सी, तो यहाँ ऑप्शन केवल सी का दे रखा है, तो विटामिन बी और सी आपके जल में घुलते हैं। बाकी जितने भी विटामिन है वो किसमें घुलते हैं, आपके वसा के अंदर घुलते हैं। अगला है ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है। देखिए ओजोन परत की मोटाई मापने का एक अपने यंत्र है जिसके ये मात्रक होता है, जिससे अपन उसकी मोटाई मापते हैं कि 5 है, 6 है, क्या है। लेकिन यहाँ पहले ओजोन परत का सूत्र क्या होगा, O3। अगर ऑक्सीजन O2 है, उसके अंदर ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन का अणु अतिरिक्त है, तो O3 है, तो क्या कहलाएगा, आपके ओजोन का सामान्य सूत्र कहलाएगा। तो एमीटर में किसको मापते हैं, एमीटर में अपन विद्युत धारा को नापते हैं। किसको नापते हैं, विद्युत धारा को।
वोल्ट मीटर में किसको नापते हैं? वोल्ट मीटर में अपन नापते हैं विद्युत विभव को। बैरोमीटर में अपन किसको नापते हैं? वायुमंडलीय दाब को। और डॉप्शन के अंदर अपन क्या मापते हैं? ओजोन परत की मोटाई को अपन डॉप्शन के अंदर मापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉप्शन। अगला, इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इंसुलिन होता क्या है? अग्नाशय अपने एक, जैसे कि ये अमाशय है, ये आपके अमाशय है, इस अमाशय के यहाँ साइड में एक रहेगा अग्नाशय। क्या रहेगा? अग्नाशय। इस अग्नाशय के द्वारा एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को अपन कहते हैं इंसुलिन। क्या कहते हैं? इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन की कमी या अधिकता से एक रोग होता है जिसे मधुमेह रोग कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? मधुमेह रोग कहा जाता है। इस मधुमेह रोग के अंदर क्या होता है? डायलिसिस होता है। डायलिसिस क्या होता है? जिसमें खून का शुद्धिकरण होता है। नया खून आपको चढ़ाया जाता है, पुराना खून आपसे हटा दिया जाता है। शरीर से नया खून लिया जाता है बाहर से, और पुराना खून क्या होता है? हटा दिया जाता है। तो इसको कहते हैं अपन डायलिसिस की प्रक्रिया। ये सब होती है आपके मधुमेह, इंसुलिन वगैरह, इनकी कमी से। अब पूछा है इंसुलिन में धातु कौन सी होती है? कौन सी धातु होती है उसके अंदर होती है जिंक जस्ता उसके अंदर धातु होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन क्या होता है? मधुमेह रोग के लिए जिम्मेदार होता है। अगला है, दूध का दही जमना कैसा है? दूध का दही जमना होता है। क्या होता है दूध का दही जमना? दूध से दही जमता है, किस बैक्टीरिया के या किसके कारण जमता है? तो दूध से जमी हुई जितनी भी बनी हुई चीजें हैं उसको अपन कहते हैं कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल है। क्यों? क्योंकि वो दूध से जो बनते हैं वो किसकी वजह से? लैक्टोबैसिलस के कारण। किसके कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। अगला सवाल है, दूध के पाचन में सहायक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है जो दूध का पाचन करता है? रेनिन हार्मोन है जो दूध का पाचन करता है। मेलेनिन किससे संबंधित है? त्वचा से संबंधित। किससे संबंधित है? त्वचा के रंग से। त्वचा का रंग है वो संबंधित है आपके मेलेनिन से। कैसिन जो है वो गाय के दूध से संबंधित है, और कैरोटीन है वो आपके गाजर वाजर से संबंधित है। अगला, दूध का धवल रंग कैसा होता है? दूध का रंग धोला, ये मतलब धवल मतलब धोला यानी कि सफेद होना, वो किससे होता है? आपके कैसिन के कारण। किसके कारण होता है? कैसिन के कारण। राइट आंसर हो जाएगा कैसिन। गाय का दूध हल्का पीला होता है, किसकी वजह से? कैरोटीन के कारण। किसकी वजह से हो जाएगा? कैरोटीन के कारण उसका रंग क्या हो जाता है? हल्का पीला हो जाता है। अगला है, देखो सवाल संख्या 119 तक अपन पहुंच चुके हैं। अगर प्रश्न आपको लग रहा है कि वास्तव में हमारे लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज 2 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो का कि हाँ आप हमारा वीडियो आ चुका है, आप जाकर के देखिएगा। 25 सवाल आपके सामने है, 25 में से आपको कितने प्रश्न आते हैं कितने नहीं आते हैं आपको लिख लीजिएगा कि कौन कौन से प्रश्न आपको नहीं आए उनके ऊपर ध्यान देना। जो आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे तो कौन सा प्रश्न ऐसा है कि जो आपको नहीं आया है, किस टॉपिक का प्रश्न है, क्या वो आपके श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, किस टॉपिक का है, तो वो टॉपिक आपको गौर करके वापस से पढ़ना है। तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है कि किस टॉपिक में अपने सवाल गलत हो रहे हैं, उसी टॉपिक को आपको क्या देना है? ज्यादा से ज्यादा समय देना है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी अपन ने बात करा था इंसुलिन के अंदर कि इंसुलिन की प्रक्रिया में खून का शुद्धिकरण होता है, उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। इंसुलिन का आविष्कारक कौन है? इंसुलिन का आविष्कारक कौन हो जाएगा? फ्लेमिंग, बेटिंग, लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे। देखिए विलियम हार्वे ने तो किसकी करी है? रक्त परिसंचरण तंत्र की। किसकी खोज करी? रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण की। लैंडस्टीनर ने किसकी करी है? आपके रक्त समूहों की, जितने ब्लड ग्रुप रक्त समूह। फ्लेमिंग और बेंटिंग तो किसने करी है? आप इसका जवाब दे सकते हैं कमेंट में। प्रश्न संख्या 120। देखिए 2 ऑप्शन मैंने हटा दिया आपके लिए, लैंडस्टीनर और विलियम हार्वे मैंने हटा दिया। तो आपको जवाब देना है इंसुलिन की खोजकर्ता कौन है, इंसुलिन का जो है आविष्कारक वैज्ञानिक कौन है। 2 ही ऑप्शन है, इसमें से आपको देना है जवाब फ्लेमिंग या बेंटिंग। फ्लेमिंग या बेंटिंग, इसका राइट आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन कमेंट करके बताना है आपको कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा प्रश्न संख्या 120 का। अगला है, जलीय जीव श्वास कैसे लेते हैं? श्वास लेते हैं अपन जैसे रंध्रों से जो श्वास लेते हैं वो पेड़ पौधे वगैरह लेते हैं। पत्तियां होती है छोटी छोटी, इस प्रकार से पत्तियां रहेगी, इनके अंदर क्या रहता है? छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, उनसे वो क्या रहते हैं? श्वास लेते हैं। श्वास नली से अपन श्वास लेते हैं, मानव जाति श्वास नली से लेती है, लेकिन जलीय जीव वो गिल से लेते हैं। इनके अंदर जैसे इस प्रकार का जलीय जीव इनके यहाँ गिल पाए जाते हैं, वो उनसे अंदर से वो क्या लेती है? श्वास लेती है। अगला, सेक्स हार्मोन कौन से ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है? क्या सेक्स हार्मोन जो उत्तेजना व्यापित करता है वो हार्मोन कौन सा होगा? थैलेमस।
अग्नाशय, एड्रेनलिन या हाइपोथैलेमस, कौन सी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है? देखिएगा, इस ग्रंथि को संकटकालीन ग्रंथि भी कहते हैं, इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहते हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट ग्रंथि भी कहते हैं, इस ग्रंथि को 4S भी कहते हैं, स्ट्रेट से संबंधित भी ये ग्रंथि है। ये ग्रंथि आपके अधिवर्ग ग्रंथि भी कहलाती है, जो अपन किडनियां वगैरह पढ़ते हैं उनके जस्ट ऊपर की तरफ ये ग्रंथि होती है। तो कौन सी हो जाएगी? एड्रेनलिन ग्रंथि। कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, इसे संकटकालीन ग्रंथि कहते हैं। यही क्या करती है? सेक्स हार्मोन स्त्रावित करती है। अगला है, कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बिना जांचे, आप जैसे दुर्घटना हो गई किसी व्यक्ति का, आप हॉस्पिटल लेके गए, तो उसकी ब्लड कौन सा है वो जांचे बिना ही उसको कौन सा ब्लड दिया जा सकता है? वह है ब्लड ग्रुप जो सर्वदाता है, वो किसी को भी दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वदाता होता है, वो किसी को भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? देखिएगा, आरबीसी का निर्माण दो प्रकार से होता है। एक तो होता है नवजात के अंदर, कहाँ होगा? नवजात के अंदर, और एक होता है वयस्क शरीर के अंदर। वयस्क के अंदर तो अपन ने बताया रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में, वयस्क व्यक्ति में तो। लेकिन नवजात के अंदर होता है आपके ये पलिया के अंदर। और भ्रूणावस्था का पूछा है तो किसमें हो जाएगा? पलिया में। लाल अस्थि मज्जा में तो व्यक्ति जब ये अपने वयस्क होता है उसके अंदर लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, वरना कहाँ होगा? पलिया में होगा। अगला है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फूलों का अध्ययन, देखिएगा साइटोलॉजी की बात करें अपन पहले पढ़ चुके हैं, कोशिकाओं के अध्ययन को अपन साइटोलॉजी कहते हैं। एंजियोग्राफी है अपने हृदय से संबंधित है। माइकोलॉजी आपके कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवक के अध्ययन से संबंधित है आपके माइकोलॉजी। तो बच्ची कौन? एंथोलॉजी अपने फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। अब देखिएगा 125 प्रश्न हो चुके हैं, 126वां आपके सामने आ गया है। 126 आ गया तो देख ही लो। नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियां कितनी होगी? नवजात शिशु, नवजात का मतलब क्या हो गया? जो जन्म के समय है। जन्म के समय मैंने पहला सवाल बताया था, तो इसका राइट आंसर आप दे सकते हो। पहला सवाल जो अपन ने करा था यहाँ पे आज का, उसमें बताया था कि 206 होती है वयस्क में, लेकिन जब नवजात होता है उसके अंदर कितनी हड्डियां होगी? आपके 300 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होगी? यहाँ पे अपन ने बात भी करी थी, 300 हड्डियां होती है नवजात के अंदर। नवजात के अंदर देखिए ये लिख रखा है अपन ने, 300 हड्डियां होती है। देखिए आज की क्लास अपनी पूरी हुई, 25 प्रश्न अपन ने पूरे लिए। आपके 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए वो आपको बताना है कि 25 प्रश्न मैंने जो लिए हैं उसके अंदर आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, वो आपको क्या करना है? बताना है कमेंट करके बताना है कि कितने प्रश्न सही हुए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी आपको कि हाँ वास्तव में हमारे काम की है, अभी तो 800 प्रश्न जैसे जैसे होंगे आपको और मजा आएगा, अलग अलग तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि 800 प्रश्नों का भंडारा मामूली बात नहीं है। आपको भी बताया कि किताबों में ढूंढने से प्रश्न नहीं मिलते, वो एक एक प्रश्न में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो हमारी जो मेहनत है उसका अगर आपको रिजल्ट देना है तो वो रिजल्ट सब्सक्राइब करके आप दे सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके भी दे सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में इसी प्रकार के प्रश्न संख्या आपके 126 से 150 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।